to help you to self-selection board और worship towards uniform। मेरा नाम है शुभम ने। तो भैया अगला चैप्टर जो है हमारा वो है हमारा क्लाइमेट। अब भैया क्लाइमेट में समझते हैं क्या होता है। देखो क्लाइमेट एक शब्द है, ठीक है, पर एक और शब्द है वेदर। अब तुम्हें समझना पड़ेगा दोनों में फर्क क्या है क्लाइमेट और वेदर में। क्लाइमेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर, मतलब जैसा मौसम है लंबे समय के लिए उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। और वेदर क्या है, शॉर्ट टर्म जो मौसम है उसे हम वेदर कहते हैं। क्लियर है। अब भैया जरा एक बात बताओ, शॉर्ट टर्म से मतलब कितना शॉर्ट, मतलब मैं कहूं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना 1 मंथ को क्या कहेंगे। क्लियर है। तो ये बात तुम्हें समझनी जरूरी है। मतलब इसके लिए लाइन समझो रहा, वेदर क्या कहता है, रेफर टू शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो छोटे समय में चेंजेस हो रहे हैं, जैसे चाहे 1 मिनट का हो, चाहे घंटों का हो, चाहे डे टू डे हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वेदर कहेंगे। वहीं क्लाइमेट क्या कहता है, डिस्क्राइब द एवरेज कंडीशन इन स्पेसिफिक एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 30 साल और उससे ज्यादा का समय, उसे हम क्या कह रहे हैं, हम उसे कह रहे हैं क्लाइमेट। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल क्लियर है। अगर मान लो मैं खाली वीक टू वीक की बात कर रहा हूं तो वो किस में होगा, वो आपका वेदर में होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। लंबा समय 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल, उसे हम क्लाइमेट में कंसिडर करते हैं। सिंपल सवाल। अगली बात समझो रहा। अच्छा अगली बात समझो रहा। अगली बात क्या है कि हम जब क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं ना, तो उसको 2 फैक्टर पे डिटरमाइन करते हैं। पहला है लोकेशन एंड रिलीफ। ठीक है। रिलीफ क्या होता है, फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी क्या होता है, फिजियोग्राफी को तोड़ दो तो बन जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है, देखो कहीं जगह प्लेन्स होंगे, हाँ सर, कहीं जगह माउंटेन्स होंगे, हाँ सर, कहीं जगह रेगिस्तान होगा, हाँ सर, ठीक है ना। तो ऐसे जो आपकी डाइवर्सिटी है कि फिजिकल ज्योग्राफी दिख कैसी रही है, उस पर जो डिपेंड करती है उसको हम कहते हैं फिजियोग्राफी। क्या मेरी बात क्लियर है। लोकेशन तो आपको पता होगा, भैया कोई आगरा में बैठा है तो कोई शिमला में बैठा है, तो लोकेशन तो आपको समझ में आता है। फिजियोग्राफी समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा बोलता हूँ। फिजियोग्राफी मतलब कहीं प्लेन है, कहीं माउंटेन है, कहीं रेगिस्तान है, अलग अलग जगह अलग अलग कंडीशंस हैं, उसे हम फिजियोग्राफी कहते हैं। क्लियर है। दूसरा होता है एयर प्रेशर और विंड। क्लियर है। अगर हम जरा आगे थोड़ा बढ़ते हैं, देखो अगर हमें इस 2 फैक्टर को समझना है, दोबारा बोलता हूँ, इन 2 फैक्टर को अगर हमें समझना है तो हमें बात समझना पड़ेगा, इंडिया जो लाई करता है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे करता है। जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाले एरिया को, जहां पर यूपी है, आपका जम्मू एंड कश्मीर है, उसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। अब जो नीचे वाला रीजन है उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसके बाद आता है ना, इक्वेटर आता है। अगर धरती के एकदम बीच में जाओगे तो इक्वेटर आएगा, तो उस तक का एरिया हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। क्या मेरी बात समझ में आ गई, हाँ सब बात समझ में आ गई। ठीक है। तो ऊपर वाले एरिया को कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ रीजन के सब ट्रॉपिकल, और जो उसके नीचे होगा उसे हम कहेंगे ट्रॉपिकल रीजन। क्लियर है, सिंपल बात। और जो बीच में लाइन जा रही है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। अब समझो ये बात, यहाँ पर क्या सीन होता है, जो ऊपर वाला एरिया होता है, ठीक है, ये वाला एरिया, यहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको दिखेंगे। गर्मी दिखेगी तो बहुत गर्मी दिखेगी, एग्जाम्पल आपका रेगिस्तान है। अगर आपको ठंड दिखेगी तो बहुत ठंड दिखेगी, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी टेम्परेचर आपको कई बार भयानक दिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में बताऊं, मध्य प्रदेश में गर्मी होती है, दिन में बहुत गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी, पर जैसी रात होती है तो बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। क्लियर है। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लो, महाराष्ट्र में नागपुर है। नागपुर में ऐसा है कि टेम्परेचर गर्म होगा तो बहुत गर्म, मतलब 50 भी टच करने को तैयार हो जाएगा, और रात में ठंडी होगी तो बहुत ठंडी हो जाएगी। तो ये बनाओ तक प्यारे एग्जाम्पल होते हैं ट्रॉपिकल रीजन के। क्लियर है। यहाँ तो मौसम के अनुसार है कि समर होंगी तो सिर्फ समर होंगी, और विंटर होंगी तो विंटर होंगी। ठीक है ना। इसमें तो मंथ वाइज होता है, यहाँ मंथ वाइज का सीन नहीं है, डे और नाइट पे ज्यादा डिपेंड करता है ट्रॉपिकल रीजन पे। ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। ठीक है। अब मेरे को एक बात समझनी है, मतलब आपको समझानी है। आपको ये बात पता होगा कि जो लाइन ये वाली है, ठीक है, और लाइन ये वाली है, इन दोनों लाइन को आपको समझना पड़ेगा। एक लाइन आपको लेटी हुई दिख रही होंगी और एक लाइन आपको खड़ी हुई दिख रही होंगी। दिख रहा है आपको, हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है आपको। अब इस लाइन के ऊपर आपको ये समझना पड़ेगा, इसमें अभी हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में समझाएंगे। ठीक है। अभी जो बेसिक है आप इतना समझो, जो लेटी हुई लाइन है एकदम जो बीच में जा रही है, इसी को ही हम इक्वेटर कहते हैं। और जहां से देखो इंडिया पास हो रहा था वो ये वाली लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ऐसी ही एक लाइन धरती के दूसरे कोने पे भी है, ये रही, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है। ओके। यहां तक की बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ एक बात और, ऊपर वाले एरिया को हम क्या कहेंगे, नॉर्थन हेमिस्फीयर। क्या कहेंगे, नॉर्थन हेमिस्फीयर। भैया पेन की इंक क्यों बदल गई,
नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, और ऊपर वाले को हम साउथर्न हेमिस्फेयर। नाउ आगे देखो जरा मेरी बात। अभी जो धरती आपको सीधी दिख रही थी ना, एकदम स्ट्रेट दिख रही है, ये थोड़ी टिल्टेड है इस तरह से। दोबारा देखो, ये सीधी है और ये टिल्टेड है, दिख रहा है? हाँ। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, जब ये पृथ्वी आपको टिल्टेड दिख रही होगी, तो इस टिल्टेड पे आपने नोटिस किया होगा कि देखो यहां पर तो लाइट का छोटा सा पैच बन रहा है और यहां पर लाइट का बहुत बड़ा पैच बन रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल आ रही है। देखो लाइट का कितना बड़ा पैच बन रहा है और यहाँ पर छोटा सा बन रहा है। क्लियर है? अब जरा देखो, यहाँ पर जो लाइट ट्रेवल कर रही है, इसको ज्यादा ट्रेवल भी करना पड़ रहा है, और वहीं यहाँ पर देखोगे तो बहुत कम ट्रेवल करना पड़ रहा है। अब मुझे आपसे एक बात पूछनी, जहां सन की लाइट एकदम डायरेक्ट पड़ रही है, एकदम 90 डिग्री पे पड़ रही है, वहां ज्यादा गर्मी होगी या वहां जहां पर लाइट स्लांट वे में पड़ रही है, जहां पर लाइट को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है? देखो जरा ध्यान से देखो, देखो यहां पर देखो कितना कम ट्रेवल करना पड़ रहा है और यहां पर देखो कितना ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो बताओ गर्मी कहां ज्यादा होगी? यहां पर ज्यादा होगी गर्मी या यहां पर ज्यादा गर्मी होगी? बिल्कुल यहां पर ज्यादा गर्मी होगी, क्योंकि सारी की सारी धूप की रोशनी एक साथ एक ही जगह पड़ रही है, इसलिए यहां पर ज्यादा होगी। तो एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि धरती के टेढ़े होने से यह बात तय हो जाती है कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला एरिया है वो ठंडा होगा एज कंपेयर टू ये वाला एरिया। बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल क्लियर है। अब जरा हम इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लोकेशन और रिलीफ के फैक्टर्स को समझते हैं। देखो लोकेशन और रिलीफ के जो फैक्टर्स हैं उसमें टोटल 5 फैक्टर्स आते हैं। कितने होते हैं? 5। ध्यान सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। पहला है, हम इंडिया के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, ये इंडिया के रिगार्डिंग, धरती के अकॉर्डिंग इंडिया के रिगार्डिंग, इंडिया के ऊपर सवाल आएगा। पहला हिमालय माउंटेन। ऐसा सीन है कि हिमालय माउंटेन जो आपको दिख रहा है ना, ये ऐसा है कि ये वेस्टर्ली विंड्स होती हैं। एक क्या कह रहा हूं मैं? वेस्टर्ली विंड्स, जो मतलब आर्टिक सर्कल से ठंडी हवाएं आती है। आम शब्द में बोलो, आर्टिक सर्कल से जो ठंडी हवाएं आती हैं, अगर वहां पर हिमालय माउंटेन्स ना होते, अगर यहाँ पर हिमालय माउंटेन्स ना होते, तो हमारा जो पूरा का पूरा यूपी वाला जगह है वो ठंडा रहता, वो पूरा ठंडा रहता। हो सकता है बर्फ भी पड़ती वहां पर। क्लियर है? वो तो हिमालय है जिन्होंने रोक के रख लिया है कि अगर कोई ठंडी हवाएं आ रही हैं तो भैया ये सिर्फ यहाँ पर हिमालय पे टकराएंगी, यहाँ पर वहां पर बर्फ करेंगी, कहानी खत्म। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो पहला कंडीशन ये है कि हमारा लोकेशन और फिजियोग्राफी में हिमालय माउंटेन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि इंडिया में, यूपी बिहार वाले एरिया में एटमॉस्फेयर होगा कैसा। पहली बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात देखो जरा, देखो यहां पर लिखा भी होगा मैंने, देखो ये रहा, इस लाइन को पढ़ो एक बार, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या लिखा है मैंने, ध्यान से देखो। उसने कहा है कि जो हिमालय माउंटेन होते हैं जो कि नॉर्थ में है, वो एक ज्योग्राफिकल बैरियर है, मतलब ज्योग्राफिकल स्टॉपर है, स्टॉपर जो रोकते हैं, स्टॉपर हैं। क्या करते हैं? वो शील्ड की तरह काम करते हैं। जो ठंडी हवाएं आ रही होती है नॉर्थ से, जो ठंडी हवाएं आ रही होती है आर्टिक सर्कल से, उसको ये रोक लेते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतनी बात वो कह रहा है। आगे देखो जरा, अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। ध्यान से देखना, अगर आप इंडिया को देखो तो यहां पर आपको ओशन दिखता है, यहां आपको ओशन दिखता है, और यहां पर आपको नदियां भी बहुत सारी दिखेंगी। क्लियर है? यहां पर कृष्णा गोदावरी हो गई, फिर यहां पर आपको नदियां दिख जाएंगी, यहां पर दिख जाएंगी, और ऊपर गंगा यमुना भी दिख जाएंगी। क्लियर है? अब नदियों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वहां पर मौसम होगा कैसे। क्यों मैं कह रहा हूं, समझाता हूं। एक्चुअली क्या होता है, धरती और समुद्र दोनों में खास बात है। धरती की खास बात यह है कि जब वो गर्म होती है ना, हॉट होती है, तो बहुत लंबे समय तक हॉट रहती है, और समुद्र की खास बात यह है कि वो बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है। अब मेरा आपसे सवाल यह है, जब सूरज भैया होंगे यहां पर, तो बताओ गर्म कौन ज्यादा रहेगा? लैंड ज्यादा गर्म रहेगा या पानी ज्यादा गर्म रहेगा? जल्दी बोलो। सर लैंड, क्योंकि आपने अभी एक सिंपल सी एक बात बताई कि लैंड ज्यादा गर्म रहती है, लैंड ज्यादा गर्म रहती है और पानी जल्दी ठंडा होता है, तो पूरे दिन तो हमें लैंड ज्यादा गर्म मिलेगी। एक बात और नोटिस करना, मान लो दोपहर के 12 बज रहे हो और आप नल खोलो, टैप खोलो, तो हो सकता है स्टार्टिंग में पानी आपको हल्का सा गर्म दिखे, मतलब मिले, बट थोड़ी देर चलाने के बाद आपको ठंडा पानी मिलेगा। ये बॉयज ज्यादा रिलेट कर पाएंगे मैं क्यों कह रहा हूं। जब हम क्रिकेट खेलते थे छोटे बचपन में, तो पहले कहते हैं रुक जा, थोड़ा गर्म पानी आन दे, फिर देख ठंडा पानी आएगा, फिर पियेंगे। होता क्या था कि जो टंकी में यहाँ पर जो गर्म पानी, मतलब थोड़ा जो पानी जमा हो जाता था, वो इस मेटल की वजह से गर्म हो जाता था, पर जो नीचे से पानी आ रहा होता था वो ठंडा आता था। क्लियर है? तो भैया याद रखना ये बात कि एक्चुअल में ऐसा होता है कि जमीन गर्म रहती है दिन में और पानी जल्दी ठंडा होता है। क्लियर है?
ऐसा हो सकता है कि मान लो आपने पानी की बकेट रख दी हो धूप में, तो हो सकता है ऊपर की लेयर आपको गर्म मिल जाए पर नीचे का जो पानी मिलेगा वो ठंडा मिलेगा। आई थिंक अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मैं दोबारा आपसे पूछता हूं, दिन के टाइम में हमें लैंड गर्म मिलेगी या लैंड ठंडी मिलेगी? सर लैंड हॉट होगी, बिल्कुल, और पानी क्या होगा? कोल्ड होगा, बिल्कुल, बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? नाउ जब ऐसा होगा तो गर्म हवाएं होंगी, इसमें गर्म हवाएं होंगी ही नहीं होंगी? आप सोचो कोई भी गर्म हवा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी पानी गर्म कराओ, तो पानी जब गर्म करते हो तो आपने देखा होगा ना भाप ऊपर जाती है। इसका मतलब जो भी गर्म हवा है वो ऊपर जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। अब गर्म हवाएं ऊपर तो पहुंच गई, अब कहां जाए? अब गर्म हवाएं वहां पर जाना पसंद करेंगी जहां पर ठंडी हवाएं होंगी। अब ठंडी हवाएं कहां पर है हमारी? समुद्र की तरफ। समुद्र हमारा ठंडा है उस टाइम। क्लियर है? समुद्र हमारा ठंडा है तो ठंडी की तरफ जाना जाएंगी। पर ठंडी हवाएं कहां जाएंगी? ठंडी हवाएं वहां जाना पसंद करती हैं जहां गर्म हवा होती है। क्लियर है? ठंडी हवाएं वहां जाना पसंद करती हैं जहां गर्म हवा होती है। जिसका एग्जांपल दूं, जैसे आइस है, आपने देखा होगा आइस में से भी थोड़ी थोड़ी स्टीम टाइप की निकलती रहती है। क्यों वो जा रही है बाहर? क्योंकि बाहर गर्मी है, उसे गर्मी पसंद है। क्लियर है? आप फ्रिज खोलो, आप फ्रिज खोलते थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं महसूस करते हो, क्योंकि उसे ठंड में रहना पसंद नहीं, ठंडी हवा को, उसको गर्म जगह जाना पसंद है। पर आप जरा समझते हैं, जो हमारी गर्म हवाएं हैं वो हवा के ऊपर की तरफ से जाती हैं, काफी ज्यादा हाइट पे जाती है। पर वही जो ठंडी हवाएं हैं वो थोड़ा नीचे से जाती हैं। ऐसा नहीं जमीन को छू के जाती हैं, थोड़ा नीचे से जाती हैं। क्लियर है? इसलिए आपने नोटिस किया होगा जो बादल हैं, जो बारिश करने वाले बादल हैं, ध्यान सुनना, जो बारिश करने वाले बादल हैं वो थोड़ी हाइट कम होती है उनकी। क्लियर है? क्योंकि वो ठंडे होते हैं। याद रहेगी बात? ठीक है, भारी भी कह सकते हो कि भारी भी होते हैं, ये भी कारण है, पर ठंडे होते हैं, ये भी एक कारण है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? हाँ समझ में आ गई। नाउ अब ये क्या होते हैं, ये वाले जो होते हैं, ये वाली जो ठंडी हवाएं होती है जब यहां पर आती हैं तो ये बादलों के साथ आती हैं, और ये बादल बारिश तब करेंगे जब गर्मी भयंकर होगी। दोबारा बोलता हूं, बादल तब बारिश करेंगे जब भयंकर गर्मी हो रही होगी। आपने नोटिस भी किया होगा कि कई बार जब भयंकर गर्मी हो चुकी होती है कि भाई अब सीमा पार हो गई, भगवान बारिश कर दो, भगवान बारिश कर दो, भगवान बारिश कर दो, जब भगवान को एहसास होता है अब चरम सीमा आ चुकी है गर्मी की, तो वो बादल भेजते हैं, ये कोल्ड सी ब्रीज भेजते हैं बादलों के साथ, और फिर जाके बारिश करते हैं, और तब जाके आपको सुकून मिलता है। आहा, मजा आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? तो दोबारा बोलता हूं, लैंड के टाइम में क्या होगा? लैंड में गर्म हवाएं होंगी, और गर्म हवाएं समुद्र की तरफ या नदियों की तरफ या लेक की तरफ पहुंचेंगी, क्योंकि वहां पर कोल्ड ब्रीज है, और जो कोल्ड ब्रीज है ये उठ के कहां आएंगी? जमीन की तरफ आएंगी, जिससे यहां पर बारिश हो सके। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल सर, बात बिल्कुल क्लियर है। बट रात में उल्टा होता है। रात में उल्टा होता है। रात में क्या होता है कि यहां पर गर्म हवाएं ज्यादा हो जाती हैं और जमीन ठंडी हो जाती है। याद रखो, रात में जमीन ठंडी होती है और पानी गर्म होता है। कभी आप रात में नहाना, आप नोटिस करोगे टंकी का पानी गर्म मिलेगा आपको। क्लियर है? तो भैया याद रखना, अब जो यहां की है हवाएं गरम गरम, ये जाती हैं इधर, ठीक है, और जो ठंडी हवाएं लैंड की हैं वो जाती हैं इधर। तो मुझे बताओ रात में ज्यादातर बारिश कहां होगी? रात में ज्यादातर बारिश कहां होगी? बिल्कुल यहां पर होगी, यहां पर बारिश होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर आ रही है। अब आपके मन में 2-3 सवाल आ रहे होंगे, सर हमेशा रात में ही बारिश समुद्र में होती है, दिन में नहीं हो सकती? होती है, वो हम आगे बात करेंगे, पर फिलहाल जो नॉर्मल जो फिनोमेना है उसे समझो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है, अगर कहीं गर्मी होगी तो वहां ठंडी हवाएं आ जाएंगी, और गर्म वाली हवाएं ठंडी जगह चली जाएंगी। क्लियर है? सिंपल सी बात। और जहां, हाँ बस ऐसी सेम वाइस वर्सा है, ठीक है, जहां ठंडी हवाएं हैं वहां गर्म हवाएं पहुंच जाएंगी, ठंडी हवाएं पहुंच जाएंगी हॉट जगह। क्लियर है? यहाँ कोल्ड हो गया, ये हो गया। आई थिंक ये साइकिल समझ में आ गई होगी। दोबारा देख लो, सिंपल है, गर्म हवाएं ठंडी जगह, ठंडी हवाएं गर्म जगह, गर्म हवाएं ठंडी जगह, ठंडी हवाएं गर्म जगह। क्लियर है? ये डे का सीन है, ये नाइट का सीन है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल। नाउ इसको एक बात कहते हैं, सुनो मेरी बात, इसे कहते हैं लैंड ब्रीज। इसे क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज। और इसे कहते हैं, एक मिनट जरा, सॉरी गलत बोल गया मैं, गलत बोल दिया। इसे कहते हैं सी ब्रीज, क्योंकि समुद्र की हवाएं आ रही हैं, और इसे कहते हैं लैंड ब्रीज, क्योंकि लैंड की हवाएं जा रही हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, आई थिंक अब बात समझ में आ गई। दोबारा बोल देता हूं, इसमें समुद्र की हवाएं आ रही है, इसे कहते हैं सी ब्रीज, और इसमें लैंड की हवाएं जा रही है, इसलिए हम कहते हैं लैंड ब्रीज। क्लियर है? बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो लैंड एंड वाटर का तो खेल आप समझ गए होंगे, यही बात यहां पर लिखी है। ठीक है, ये खेल याद रखना,
समुद्र के साथ भी सेम होता है, ध्यान रखना मेरी बात। समुद्र के साथ भी यही होता है, समुद्र के साथ भी यही होता है, समुद्र के साथ भी यही होता है, और जो आपकी रिवर्स होती है उनके साथ भी यही होता है। क्लियर है, सेम खेल है। चलिए यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब आते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब मुझे एक बात बताओ, मुंबई में, कर्नाटका में, केरला में, चेन्नई में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में लैंड ब्रीज, सी ब्रीज बहुत फ्रिक्वेंटली होता होगा एज कंपेयर टू ये वाला एरिया, हाँ कि नहीं? क्या कह रहा हूं मैं कि भैया क्या मुंबई में ज्यादा बारिश होती होगी, गोवा में ज्यादा बारिश होती होगी, पुणे में ज्यादा बारिश होती होगी, या भोपाल में ज्यादा बारिश होती होगी? सर सबसे ज्यादा बारिश होती होगी मुंबई महाराष्ट्र वाले एरिया में। क्यों? क्योंकि सर जैसे ही इनको गर्मी लगी, ध्यान सुना मेरी बात में क्या कह रहा हूं, जैसी इस एरिया को गर्मी लगी इन्होंने सी ब्रीज मंगा ली और यहां बारिश हो गई। इसलिए जो पुणे वाले लोग होते हैं, आपने नोटिस करना, पुणे वाले जो लोग होते हैं उनके यहाँ बारिश बहुत फ्रिक्वेंटली होती है। ध्यान से देखना, नॉर्मल डेज में भी बारिश हो जाती है, ठीक है? क्योंकि जैसे ही शहर गर्म होता है तुरंत समुद्र का पानी यहां पर बादल फॉर्म में आता है और बारिश कर देता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सेम वे यहां उड़ीसा में, सेम वे आपका आंध्र प्रदेश में, सेम वे तमिलनाडु, सेम वे केरला, सब जगह सेम खेल है, ठीक है? एक बात और दिखाता हूं आपको, मेरी बात पे यकीन नहीं हुआ होगा। ये मुंबई का देखो, ठीक है? ये एवरेज है, एवरेज हाई की भैया बारिश कितनी तेज हो रही है, ठीक है? और ये गोवा का है, क्या मेरी बात दिख रही है? एवरेज हाई और ये एवरेज लो है। पर वहीं अगर आप दूसरे शहर को देखो, दिल्ली का, तो यहां पर आप देखोगे बारिश ना सीजन के बेस पे हो रही है। बारिश क्या हो रही है? सीजन के बेस पे हो रही है। देखो अप्रैल मई का जो सीजन होगा, जब आपका मॉनसून आने की कगार पे होगा, तब बारिश ज्यादा हो रही है। क्लियर है? यहां पूरे साल सेम है, यहां पूरे साल सेम बैठ रहा है। क्लियर है? और आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो हमने 3 फैक्टर पढ़ लिया, हिमालय वाला पढ़ लिया, लैंड एंड वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, फ्रॉम द सी डिस्टेंस हमने पढ़ लिया। अब एक पढ़ते हैं ऑल्टीट्यूड। देखो भाई ऑल्टीट्यूड क्या क्या सीन है। एक बात बताओ, अगर मान लो तुम दिल्ली में हो, तो तुम्हें इस वक्त जहां अभी कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल चल रहा है। अभी गर्मी लग रही होगी? नहीं चल रही होगी? बिल्कुल चल रही होगी। पर अगर मैं मान लो जम्मू एंड कश्मीर चला जाऊं, तो क्या मुझे वहां ठंड लगी होगी? बिल्कुल लगेगी। तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता है। दिल्ली में हो सकता है अभी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, पर वहीं जम्मू एंड कश्मीर में 10.5 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। जरा देख, बात क्लियर हो गई होगी। अब मेरा सवाल ये है, एक और सवाल है, जैसे अगर आप धरती पे देखो, ये लिखा है 27 डिग्री, 27 डिग्री दिख रहा है आपको? तो अगर मैं अर्थ बनाऊं ऐसे करके, तो अगर आगरा देखो यहां पर, तो उसी की सीध में ना दार्जिलिंग भी है। यहां अगर आगरा है तो उसी की सीध में दार्जिलिंग भी है। पर आप नोटिस करना, गूगल पर सर्च करना, आगरा में अप्रैल मंथ में अभी अच्छी खासी गर्मी हो रही होगी, अच्छी खासी गर्मी हो रही होगी, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा होगा। वहीं दार्जिलिंग में 10 डिग्री सेल्सियस हो रहा होगा। रीजन क्या है कि दार्जिलिंग ना माउंटेन पे है, दार्जिलिंग माउंटेन पे, हिल एरिया पे, हिल एरिया ठंडा होता है। जितनी ज्यादा हाइट पे जाते हैं ना, ठंडा होता रहता है। बात समझ में आ रही है? ओके। अब एक टर्म आपने सुनी होगी, सी लेवल। सुना है आपने सी लेवल? कि सी लेवल से 6000 मीटर है, 5000 मीटर है, 4000 मीटर है। सी लेवल होता क्या है? अगर आप पहाड़ से उतरो, यहां से देखो, पहाड़ से उतरो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जमीन आ जाएगी, और जमीन ऐसा एक टाइम ऐसे आ जाएगी, जमीन और समुद्र की लेयर बिल्कुल सामने सामने होगी, ठीक है? इसे आप कह लो बीच। आपने देखो बीच पे पानी एकदम आता है, बीच पे पानी होता है ना, फ्लोट हो रहा होता है, समुद्र का जैसे ओशन होता है, ठीक है? मतलब समुद्र का कह रहा हूं, मुंबई के जैसे बीच होता है, ठीक है? मुंबई गोवा का बीच। तो यहां पर हम काउंट करते हैं 0 मीटर कि भैया समुद्र और पानी एक समान है, एक हाइट पे है। क्लियर है? अब यहां से जितनी हाइट बढ़ेगी उतनी ऊंचाई पे है, इससे हम कहते हैं सी लेवल। जैसे मैं कहूं माउंट एवरेस्ट 8000 मीटर पे है फ्रॉम सी लेवल, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। माउंट एवरेस्ट 8000 मीटर पे है ऊंचाई पे फ्रॉम द सी लेवल, तो यहां से है वो। बात समझ में आ रही है? समुद्र की इस ऊंचाई से है ये। क्लियर है? अब इसे नापना भी बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे ये वाली जो जमीन है ये तो एकदम पानी से टच कर रही है। हो सकता है पानी ऊपर नीचे हो रहा हो, पर भैया जमीन तो पानी से टच कर रही है ना, तो यहां से आपने उठाया स्केल और लिया, आपने काउंट कर लिया। इसलिए हमारे काउंट करना बड़ा आसान होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। कुछ मीटर्स इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी होते हैं जो पानी में तैरते हैं, बट एक जो सबसे पहले ओल्डेस्ट मेथड ये था कि यहां पर समुद्र जमीन को टच कर रहा है, तो हम इस तरह से करेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? सी लेवल से काउंट करने का मतलब क्या होता है? तो यहां पर जब हम बोल रहे हैं
कि सी लेवल से जब हम ऊपर जाते हैं, दोबारा बोल रहा हूँ, सी लेवल से जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। तो आपको बात समझ में आनी चाहिए सी लेवल से क्या मतलब है। ठीक है, आगे चलें। ओके, अब देखो यार, यहाँ पर एलिवेशन जोन है, ध्यान से देखो, ये एक्सट्रीम एलिवेशन जोन है, ये उसके बाद, ये उसके बाद, और ये सबसे कम समुद्री तट वाला। तो मेरी आपसे एक सवाल सिंपल ये है कि सबसे ज्यादा एक्सट्रीम मौसम कहाँ होगा? बिल्कुल यहां होगा, फिर ब्लू वाले एरिया में होगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद ये वाला एरिया देखो, अगर आप वेस्टर्न घाट की तरफ रहते हो तो आपको ठंडी महसूस होगी। अगर आप जयपुर में अरावली रेंज अगर आपने देखी है तो वहां पर आपको ठंडी महसूस होगी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ऑल्टीट्यूड की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं रिलीफ की। रिलीफ क्या होता है? फिजियोग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, सॉरी बेटा, मेरे मुंह से ना कभी कभार अटक जाता है। तो रिलीफ मतलब क्या होता है? फिजिकल ज्योग्राफी। हमने पहले बात किया था, ये देखो ये रहा, इसको तोड़ देंगे तो हमें क्या बनेगा? फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, अब जरा देखो फिजिकल ज्योग्राफी होता क्या है। देखो फिजिकल ज्योग्राफी ना इन चीजों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, डायरेक्शन, स्पीड ऑफ विंड, अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन, रेनफॉल। अब ऐसा क्यों डिपेंड करता है? जरा देखो, जरा मैं समझाता हूं। आप कई बार देखना कि कई ऐसी जगहें होंगी धरती पे जो एक साइड तो बड़ी ग्रीनरी है, पहाड़ों पे एक साइड बड़ी ग्रीनरी है, दूसरी साइड एज सच कोई ग्रीनरी नहीं है। क्लियर है? ये बहुत नोटिस करना आप। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है इसका मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं, इंडिया पाकिस्तान का। ठीक है, अगर आपने वो वाली मूवी देखी है बॉर्डर मूवी, तो उसमें एक सीन आता है, क्या नाम है, सुनील दत्त है, क्या नाम है, नाम भूल गया मैं, हीरो होता है वो, नाम भूल गया मैं, सुनील शेट्टी। हाँ, बॉर्डर मूवी होती है और बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी साहब होते हैं। तो सुनील शेट्टी साहब एक बात कहते हैं कि ये जो घास है, ये जो ग्रास है, ये पाकिस्तान की है, हिंदुस्तान में ऐसी घास नहीं मिलेगी आपको। ऐसा क्यों कहते हैं मैं समझाता हूं। देखो, वो इसलिए कह रहे होते हैं, ध्यान सुनो मेरी बात मेरे बच्चे, ये जैसे इंडिया का मैप है ऐसे करके, ये इंडिया का मैप है इस तरह से। ठीक है, ठीक है, यहां पर आती है अरावली रेंज, यहां पर क्या आती है? अरावली रेंज। तो आपको शायद थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ना इंडिया में ना मानसून आता है, बरसात का मौसम आता है ना, तो बरसात ना कायदे में यहाँ राजस्थान में भी, रेगिस्तान कह रहा हूं, राजस्थान में भी आनी चाहिए, पर आ नहीं पाती। क्यों? क्योंकि जो बादल होते हैं वो इससे टकराकर बादल यूपी की तरफ चले जाते हैं, यूपी बिहार की तरफ चले जाते हैं। अब यूपी बिहार की तरफ चले जाते हैं तो बताइए क्या इधर बारिश हुई? नहीं हुई। अगर इधर बारिश हुई नहीं पूरे साल तो बताओ यहाँ सूखा रहेगा ही नहीं रहेगा? सूखा रहेगा। बट ये एक सर्टेन डायरेक्शन तक ही सूखा रहता है। जैसे ही हम पाकिस्तान में सिंध एरिया में चले जाते हैं, पाकिस्तान के सिंध एरिया में चले जाते हैं, वहां पर हमें वापस हरियाली देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर बारिश होती है, और यहाँ पर जो बारिश को मौसम है उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। तो बिकॉज एक सिंपल एक माउंटेन रेंज आ जाती है, अरावली रेंज, इसके कारण ऐसा होता है। जरा देखो, ऐसा होता है, देखो डायग्राम आ जा भाई, ये रहा। हुआ क्या कि पहाड़ों से टकराया ये, तो टकरा के यहां तो बारिश कर दी और टकरा के आगे चले गए, आगे की डायरेक्शन चले गए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और इधर जो बादल आए वो थोड़े बहुत आए, बाकी जो बादल आए वो खाली बादल आए, जो आसमान की ऊंचाइयों पे होते हैं। अब आसमान में जो जितनी ऊंचाई पे बादल होगा उसमें बिल्कुल पानी नहीं होता, खाली होता है। जो नीचा होता है ना, जमीन के पास होता है, उसी में पानी होता है। तो यहां पर हवाएं जाती तो हैं, वो कूल होती हैं, पर पानी नहीं होता, तो इन्हें हम ड्राई एयर कहते हैं। बात सुना रही है? और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को, जहां एक साइड तो बहुत ज्यादा बारिश हो रखी हो और दूसरी जगह एकदम सूखा पड़ रहा हो, जैसे राजस्थान वाला एरिया, उसे हम कहते हैं ओरोग्राफिक इफेक्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? ओरोग्राफिक इफेक्ट। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना? आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, अब यहां तक हो गया। अब आता है बी फैक्टर। बी फैक्टर क्या होता है भाई? पहला फैक्टर क्या पढ़ा था हमने? लोकेशन और रिलीफ पे डिपेंड करने वाला। दूसरा फैक्टर क्या है? अकॉर्डिंग टू एयर प्रेशर एंड विंड। ठीक है, अब एयर प्रेशर विंड में क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये वाला बात ध्यान आ रही है, इसको हमने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज से हमने कहा था, या सी ब्रीज ये रहा और लैंड ब्रीज ये रहा। क्लियर है? ये वाला फैक्टर याद है? जल्दी बताओ। इसमें हवाएं, गर्म हवाएं इधर जाती थी और ठंडी हवाएं आती थी। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल आ रही है।
चलो यहां तक की बात अगर तुम्हें याद है तो पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि भैया हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है, तभी बात बनेगी। हाँ जी देखो जरा, तो सबसे पहले हमने जो फैक्टर पढ़ा था वो था हिमालयन माउंटेन। ध्यान सुनो, सब हिमालयन माउंटेन ने क्या किया था, जो नॉर्थ पोल से हवाएं आ रही थी उसको ब्लॉक करा था, जिससे यूपी बिहार में बर्फ नहीं पड़ी। क्लियर है, भारी ठंड नहीं पड़ी, बर्फ या ठंड नहीं पड़ी। लैंड एंड वाटर का कंसेप्ट पढ़ा था, याद आ रहा हो तो सी ब्रीज लैंड ब्रीज वाला, सी ब्रीज लैंड ब्रीज वाला, ये वाली फोटो देखी थी हमने जो अभी देखी थी 2 मिनट पहले, ये वाली। उसके बाद हमने तीसरा फैक्टर पढ़ा था डिस्टेंस फ्रॉम द सी वाला, याद आ रहा होगा ये भी, जिसमें हमने मुंबई गोवा की बात की थी। मुंबई गोवा में हर बार जल्दी जल्दी बारिश होती है। फिर हमने ऑल्टीट्यूड की बात की थी, ऑल्टीट्यूड मतलब क्या था, हाइट। दिल्ली में अभी गर्मी होगी पर शिमला में अभी सर्दी होगी, समझ में आ रही बात। फिर रिलीफ की बात की थी, अलग अलग जगह है अलग अलग, ठीक है ना। फिर हमने रिलीफ की बात की थी, रिलीफ में हमने ये वाला डायग्राम पढ़ा था, कहां गया भाई, ये वाला, कि एक पहाड़ आने से, एक फिजियोग्राफिकल चेंज आने से, पहाड़ आ गया, फिजियोग्राफी मतलब फिजिकल चेंज, एक लैंड में फिजिकल चेंज आने से पूरा मौसम बदल गया। सोचो जो लोग यहां पर रहते हैं उनके यहां पर बहुत बारिश होती होगी, जो यहां पर रहते हैं उनके यहां एकदम सूखा पड़ा है, क्योंकि बादल यहां तक पहुंचे ही नहीं। बादल ने मैक्स टू मैक्स यहां बारिश करी और आगे बढ़ गए। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है। अच्छा अब आपके लिए एक सवाल है कि ये वाली जो जगह होती है जहां पर पहाड़ एक जगह होते हैं और दूसरी जगह सूखा होता है, वो कौन कौन सी जगह है, जरा देखो जरा। अगर तुम मैप देखो हमारे देश में, देखो पहाड़ कहाँ कहाँ है, ऐसे वाले देखो, सबसे ज्यादा पहाड़ तुम्हें ये देखेंगे, ये है वेस्टर्न घाट। तो यहां पर बारिश होती है, अगर आप देखोगे पूना गोवा में होती है, वहीं जो बेंगलुरु वाला एरिया है वहां पर देखो बारिश ही नहीं होती। आज की तारीख में बेंगलुरु में पानी है ही नहीं, बेंगलुरु में पानी है ही नहीं, क्योंकि बारिश एक तो बहुत कम होती है, ऊपर से उन्होंने खुद भी कुछ मैनेज नहीं कर रखा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा देखो ये वाला अरावली रेंज, फिर देखो ये वाला रीजन, क्लियर है। तो ये वो जगह है जहां पर बादल तो आते हैं पर दूसरी जगह एकदम सूखा पड़ा है। यहाँ पर देखो ये वाला जो एरिया पूरा सूखा पड़ा है, मध्य प्रदेश वाला एरिया। आप कभी ट्रेन से जाना, यहाँ पर आपको लाल रंग की मिट्टी मिलेगी, सूखी सूखी मिट्टी मिलेगी, बिल्कुल सूखा सूखा, एक पौधा भी उगा नहीं मिलेगा आपको, कि बारिश ही नहीं होती। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। ओके, अब हमारे पास क्या आ जाता है, फैक्टर 2। फैक्टर 2 क्या था, एयर प्रेशर और विंड के रिगार्डिंग। तो एयर प्रेशर सबसे पहले ये वाला कंसेप्ट देख लो भाई, दोबारा बोल रहा हूँ, ये तुम्हें याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसे हम क्या कहते थे, सी ब्रीज, इसे क्या कहते थे, लैंड ब्रीज। क्या भाई बात समझ में आ रही है, हाँ सर बिल्कुल आ रही है। नाउ लैंड ब्रीज सी ब्रीज के कंसेप्ट में मॉनसून आ जाता, ठीक है। अब अगले चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। अब देखो हमने ए पॉइंट पढ़ लिया था, अब हम बी पॉइंट पे आ रहे हैं। बी पॉइंट जरा ध्यान से समझो, बी पॉइंट क्या होता है। आई एम श्योर आपको ये वाला डायग्राम याद होगा, ठीक है। इसमें हमने सी ब्रीज लैंड ब्रीज पढ़ा था, ठीक है। अब जरा देखो सी ब्रीज लैंड ब्रीज के बाद आगे कहानी क्या आती है, आती है कहानी मॉनसून की, ठीक है। अब हमें मॉनसून समझना पड़ेगा, मॉनसून होता क्या है। देखो जो मॉनसून होता है ना, मतलब मॉनसून मतलब बारिश होना, ठीक है। हमारे हर साल ना बारिश होती है, आपने देखा होगा। जैसे आपका जून जुलाई अक्टूबर वाला मंथ आता है ना, ये वाला मंथ देखो, तो आपकी बारिश होती है। गर्मियों के तुरंत बाद बारिश होती है ना, आपने नोटिस किया होगा, स्पेशली यूपी बिहार वाले नोटिस ज्यादा करा होगा, ठीक है। भयंकर बारिश होती है। जो मुंबई में रहते हैं, आसपास के शहर में रहते हैं, मुंबई में बाढ़ आ जाती है, इस वक्त भयंकर बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है, ठीक है। तो ये वो वाला टाइम है। अब ये वाला टाइम समझो कि एक बार जब बारिश गर्मियों में हो जाती है तो सर्दियों में बारिश होती है। याद करो, स्पेशली यूपी बिहार वालों को पता होगा, जब सर्दियों में बारिश होती है तो मम्मी क्या कहती है, बेटा इस बारिश में मत भीगो, अगर तुम भीग गए तो तुम बीमार हो जाओगे। क्लियर है, ये विंटर वाली बारिश होती है, इसे विंटर मानसून कहते हैं, ठीक है। अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद आ गया ये होता क्या, अब थोड़ा डिटेल में समझाता हूं मैं। अब तुम्हें ये बात पता लग गई कि बेसिक कंसेप्ट बारिश का ये होता है कि लो प्रेशर हाई प्रेशर बनना चाहिए, लो प्रेशर अगर हाई प्रेशर बन रहा है तो बारिश होगी। अब मुझे बताओ, जनवरी से लेके मई तक क्या धरती गर्म नहीं हो रही होगी, जून भी ले लो, जनवरी से लेके जून तक क्या धरती बहुत गर्म नहीं होती है, मतलब स्पेशली इंडिया वाला ये रीजन गर्म नहीं होता बहुत ज्यादा, सब बिल्कुल होता है। अगर इंडिया वाला रीजन बहुत ज्यादा गर्म होता है तो क्या वो हाई प्रेशर से अपने बादल नहीं बुलाएगा, बुलाएगा, और बुलाएगा तो बारिश नहीं कराएगा, बिल्कुल कराएगा। तो अगर वो बारिश करा रहा है तो ये बात तय है कि मई जून के मंथ के बाद जो जुलाई से लेके सितंबर तक का टाइम आएगा, जुलाई से लेके सितंबर तक का टाइम आएगा, वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ठीक है। अब जरा आगे देखो, अब हम आते हैं विंटर वाले में। विंटर में क्या होता है कि यहां पर हाई प्रेशर बन जाता है इंडिया वाले रीजन में, और यहां पर लो प्रेशर बन जाता है। सर कैसे बन जाएगा हाई प्रेशर, मैं बताता हूं, सुनो मेरी बात। अगर आपको याद हो, अक्टूबर, नवंबर,
दिसंबर वाला जो टाइम होता है, इसमें धरती इंडिया वाला जो टाइम है वहां पर ठंड बहुत होती है। तो यहां पर अगर सर्दी है तो समुद्र में क्या बनेगा, लो प्रेशर, क्योंकि यार समुद्र गर्म होगा उस टाइम। क्लियर है? अगर हम ठंडे हैं तो दूसरा गर्म है हमारे कंपैरिजन में। बात समझ में आ रही है? तो भैया यहां पर बादल कहां से आएंगे, जमीन से उठ के समुद्र में पहुंच जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर, एकदम क्लियर है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये विंटर और समर मानसून होता कैसे। मोटा मोटा तो आपको समझ में आ चुका होगा जहां तक मैं समझ रहा हूं। देखो जरा, क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है? लो प्रेशर हाई प्रेशर वाला पॉइंट क्लियर है? सिंपल सी बात है। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई, अब ये वाला डायग्राम देखो। अगर आप ध्यान से देखो, जब आपका जून वाला टाइम हो रहा होता है, धरती कुछ इस तरह से इंक्लाइन होती है। यहां पर आपको डायरेक्ट रोशनी इंडिया पे मिल रही है। क्लियर है? पर यहीं पे इसी वाले पोर्शन में जब हम उल्टा आ जाता है, विंटर वाला टाइम आ जाता है, विंटर वाला टाइम आ जाता है, तो आप देखोगे कि सारी की सारी रोशनी ऑस्ट्रेलिया पे पहुंच रही है। देखो ऑस्ट्रेलिया यहां पर भी है, पर देखो यहां पर रोशनी नहीं पहुंच रही। जब हमारा दिसंबर वाला टाइम होता है तो हमारी रोशनी ऑस्ट्रेलिया पे ज्यादा पहुंचती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसी कारण से आप देखते हैं कि जनवरी से लेके जून वाले टाइम तक इंडिया पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है। वहीं जब दिसंबर वाला टाइम हो रहा होता है, हमारे यहाँ इंडिया में ठंड पड़ रही होती है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत गर्मी होती है। गर्मियों में हमारे पास समर होता है, बहुत समर होता है, दिसंबर में समर होता है, दिसंबर में समर। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है तो मुझे लगता है अब ये डायग्राम भी आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा? ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ चुकी है तो हम एक नए टॉपिक को समझते हैं। वो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो इसी का पार्ट है, इसी डायग्राम का पार्ट है। दोबारा इस डायग्राम को 3-4 बार देखेंगे, आपको समझ में आएगा। देखो, इंटर वर्ड का मतलब क्या होता है, बिटवीन या इनसाइड। क्या मतलब होता है, बिटवीन या इनसाइड। ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है कि रीजन है जो नियर टू द इक्वेटर है। ध्यान से देखो जरा, ये वाला जो रीजन है इक्वेटर वाले पास का, ये वाला। ठीक है, लास्ट है कन्वर्जेंस। कन्वर्जन क्या होता है, कम क्लोजर, पास आना। ठीक है, तो ऐसा है इक्वेटर के पास कुछ आ रहा है। क्या कह रहा हूं मैं, इक्वेटर के पास कुछ आ रहा है। क्या आ रहा है वो समझना है हमें। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता, बट मैं बताना चाहता हूं, सुनो मेरी बात। ये हमारी गोल धरती है। क्या है हमारी गोल धरती? गोल धरती में सूरज कहां से उगता है, ईस्ट से, और वेस्ट में छुपता है। अब मेरा आपसे सवाल सिंपल सा ये है, जो कि एग्जाम में आया भी है, कि धरती वेस्ट टू ईस्ट घूमती है या ईस्ट टू वेस्ट घूमती है? ज्यादातर बच्चे कहेंगे सर ईस्ट टू वेस्ट घूमती है। गलत जवाब। धरती ऐसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। अगर मान लो वेस्ट टू ईस्ट ना घूमे तो सूरज पहले इंडिया में उगे ही नहीं। अगर मैं कहूं ईस्ट टू वेस्ट घूमेगी ना, तो अमेरिका में पहले सूरज उगेगा और इंडिया में सबसे आखिर में उगेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही, मैं समझाता हूं। मान लो मैं इस धरती पे इंडिया बनाता हूं यहां पर। क्लियर है? ये इंडिया है, छोटा सा प्यारा सा। तो अगर इंडिया पे सन आना है, अगर इंडिया में सन आना है तो धरती को इस डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा। अगर मान लो धरती इस डायरेक्शन में घूमती है तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जो हमारा इंडिया है वो यहां पर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और मान लो सूरज तो अपनी जगह से हिलता नहीं, तो सूरज अगर हिलेगा नहीं तो सबसे पहले रोशनी किस पे पहुंचेगी, इंडिया पे। और मान लो यहां पर यूएसए है तो यूएसए इसके बाद आएगा, इंडिया के तुरंत बाद। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल। तो हमें क्या पता लगा, धरती घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर है? अब जब धरती वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, क्या बोल रहा हूं मैं, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपकी विंड घूमेगी। सर क्या बोल लो, समझ नहीं आ रहा, मैं समझाता हूं। देखो ITCZ, ठीक है, एक ऐसी चीज है जहां पर हम हवाओं की बात करते हैं। क्लियर है कि हवाएं कहां हैं? क्लियर है? अच्छा, ITCZ को थोड़ी देर होल्ड पे रखते हैं। पहले हम एक वर्ड पढ़ते हैं, ट्रेड विंड। ठीक है, ट्रेड विंड के बाद एक बार हम ट्रेड विंड समझ गए, फिर हम ITCZ पे दोबारा बात करेंगे। चाहे तुमको समझ में अभी आया कि नहीं आया, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ट्रेड विंड समझो। क्लियर है? अभी आपको दो कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, धरती जो घूमती है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, और हमें ट्रेड विंड के बारे में बात करनी है। क्लियर है? चलो अब जरा देखते हैं ट्रेड विंड के बारे में क्या बात करता है। ये डायग्राम देखो रहा, डायग्राम करो, वीडियो देखो रहा। अब मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, बॉल किस डायरेक्शन में घूम रही है? बॉल किस डायरेक्शन में घूम रही है? सर इस डायरेक्शन। एग्री? पर जो पानी की छींटे हैं वो किस डायरेक्शन में घूम रही है? इसमें। क्या मैं झूठ तो नहीं बोल रहा? चेक करो। मतलब कोई ऐसी फोर्स है जो पानी को अपोजिट फेंक रही है।
जो पानी को अपोजिट फेंक रही है। इस पानी के अपोजिट फेंकने को कोरोलिसिस फोर्स कहते हैं। मेरी स्पेलिंग पे मत जाना, मेरे भावनाओं पे जाना। इसे हम क्या कहते हैं? कोरोलिसिस फोर्स कहते हैं। क्लियर है? ऐसी फोर्स हमारी धरती पे भी लगती है, क्योंकि हमारी धरती भी तो गोल घूम रही है ना, हमारी धरती भी ऐसी गोल घूम रही है। तो भैया अब जरा समझना पड़ेगा, धरती किस डायरेक्शन में घूम रही है? इस डायरेक्शन में घूम रही है कि नहीं घूम रही है? हाँ सर बिल्कुल घूम रही है। अगर धरती डायरेक्शन में घूम रही है तो आप ये देखोगे ये वाले जो एरो हैं ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सर बिल्कुल घूम रहे हैं। यही तो कहानी है, यही तो कहानी है कि जब धरती घूमती है तो जो सेंटर पे जो एयर होती है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है। सेंटर में जो एयर है वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है और इसको हम ट्रेड विंड कहते हैं। इसको हम ट्रेड विंड कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? अब इसी ट्रेड विंड के दो नाम और है, इसी ट्रेड विंड के दो नाम और है। एक नाम है ITCZ जिसका नाम है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन या डोल्ड्रम। क्लियर है? बट जहां पर अभी हमें दिख रहा होगा कि यार ITCZ जो है ये इक्वेटर पे बन रहा है, बनना है कि नहीं बनना? 0 डिग्री पे बनना है। बट कई बार ये ऊपर बन जाता है, ठीक है, कई बार ये ऊपर बन जाता है, कई बार ये नीचे बन जाता है। अब ऊपर नीचे कैसे हो रहा है समझते हैं। देखो होता क्या है कि एक सवाल तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा, क्या ITCZ हमेशा 0 डिग्री इक्वेटर पे बनता है? तो पहला तो आंसर होना चाहिए नो। क्यों नो है अभी बात करेंगे, पर नो याद करना है, पहले याद कर लो कि नो पे नो है इसका आंसर। अब क्यों है जरा समझते हैं। मान लो धरती हमारी ऐसी है, भाई ऐसी दिखती है, और धरती सिंपल ऐसे गोल घूम रही है, इस डायरेक्शन में घूम रही है, ठीक है। जब घूम रही है तो सारी इवेंट्स यूं आएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या धरती यहां पर टिल्टेड है? धरती क्या हमारी टिल्टेड है? नहीं, हमारी धरती अभी टिल्टेड नहीं है। धरती एक्चुअली ऐसे टिल्टेड होती है 23 डिग्री हाफ पे, होती है कि नहीं होती है? ठीक है। अब अगर होगी तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर मान लो मैं यहां पर सन बना दूं, यहां पर मैं सन बना दूं, सन, ये पूरा का पूरा सन है सन, तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा रोशनी धरती पे कहां आएगी? सर यहां पर आएगी, बिल्कुल इस वाले पॉइंट पे आएगी। बात कर रहे हो? तो सबसे ज्यादा गर्मी कहां होगी? सबसे ज्यादा गर्मी भी यहीं होगी। अगर सबसे ज्यादा गर्मी यहां पर होगी ना, सबसे ज्यादा गर्मी यहां पर होगी, तो याद रखो सारी हवाएं इधर की तरफ जाएंगी, सारी हवाएं इधर की तरफ जाएंगी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्योंकि यहां पर बनना है लो प्रेशर। सो समझ नहीं आया बात, मैं समझाता हूं। मान लो ये हमारी धरती है, ये हमारी क्या धरती, और यहां पर मैंने बना दिया सूरज, यहां पर मैंने बना दिया सूरज, ठीक है। अब मैं सूरज बना दिया। अब सूरज बनाने के बाद रोशनी कहां पड़ रही है? यहां, एग्जैक्टली यहीं पड़ रही है। तो गर्म कौन सा पोर्शन होगा? ये वाला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। अगर हमारा सूरज यहां पर होगा तो अब मुझे बताओ कि सारी गर्म मतलब लो प्रेशर कहां बनेगा? लो प्रेशर यहां बनेगा। कहां पर? यहां पर, इस वाली लाइन पे बनेगा, ठीक है। लो प्रेशर बनना है। धरती कैसे घूम रही है? धरती ऐसे घूम रही है, धरती इस डायरेक्शन में घूम रही है। समझ में आ रही है? हाँ सर, धरती इस डायरेक्शन में घूम रही है। धरती इस डायरेक्शन में घूम रही है तो सारी हवाएं यूं जाएंगी, ऐसे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल ऐसे ही जाएंगी। ये बात आपको एग्री हो रही होगी। मैंने आपको बताया था जिस डायरेक्शन में धरती घूमती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड विंड बनती है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, धरती एक्चुअल में ऐसी है, तो गर्मी सबसे ज्यादा कहां हो रही है? यहां पर। हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल है बात क्लियर? बिल्कुल सर, सही बात है। तो भैया अब ट्रेड विंड बनेगी कैसे? देखो ट्रेड विंड बनेगी कुछ ऐसे। मान लो धरती जिस पोजीशन पे, मान लो मई का टाइम चल रहा है, तो मई के टाइम पे सबसे ज्यादा रोशनी यहां पड़ती है, इंडिया वाले पोर्शन पे। तो आप देखोगे कि जो गर्म हवाएं हैं सबसे ज्यादा वो यहां पर होंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? गर्म हवाएं सबसे ज्यादा कहां होंगी? यहां पर होंगी। अब क्या हुआ, गर्म हवाएं, ध्यान से देखोगे एक और लाइन दिख रही है, ये वाली गर्म हवाएं यहां से लेके यहां तक नाचती रहती हैं, यहां से लेके यहां तक नाचती रहती है, दिख रहा है? यहां से लेके यहां तक नाचती रहती हैं। जब ये यहां से लेके यहां तक नाच रही हैं, इस नाचने को ही हम कहते हैं ITCZ, यह हम कहते हैं डोल्ड्रम। भैया डोल रही हैं, गर्म हवाएं डोल रही हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दोबारा बोलूं? नहीं आए समझ में तो दोबारा बोलता हूं। देखो मैंने आपको धरती का ये रूप दिखाया था, और मैंने धरती के इस रूप में क्या बताया था कि भैया एक सूरज भैया है, और सूरज भैया रोशनी फेंक रहे हैं। क्या फेंक रहे हैं? रोशनी फेंक रहे हैं। अब जब सूरज भैया यहाँ पर रोशनी फेंक रहे हैं तो सबसे ज्यादा गर्म कौन सा पोर्शन होगा? ये वाला। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, सबसे ज्यादा गर्म यही पोर्शन होगा। अब पर हमारी धरती है कुछ ऐसे, तो अब धरती पे सूरज भैया जब रोशनी फेंकेंगे तो सबसे ज्यादा गर्म पोर्शन क्या होगा? ये वाला होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब ये मान लो ये वाला पोर्शन इंडिया है और मई का टाइम हो रहा है, तो सबसे ज्यादा गर्म हवाएं कहां पर होंगी? यहां पर होंगी।
यही मैं बताना चाह रहा हूं कि जो ट्रेड विंड होती हैं वो शिफ्ट हो जाती है करीबन इस तरफ से, ऐसे शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। ऊपर से आने वाली, नीचे से आने वाली सारी इधर शिफ्ट होती है, सारी गर्म हवा एक जा जाती है। ऐसे ही जब टाइम आता है अराउंड जनवरी का, तो यही ट्रेड विंड यहां पर आ जाती है। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब ट्रेड विंड आपकी शिफ्ट होने लगे, जब आपकी ट्रेड विंड ऐसे शिफ्ट होने लगे, इसको हम कहते हैं डोल्ड्रम या ITCZ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी सी बात को हम कहते हैं। क्लियर है? ओके, यही बात यहां पर लिखी हुई है, एक बार देख लेना, तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां तक तो हो गई बात। अब ITCZ के चेंज होने की वजह से ही, ध्यान सुनो, ITCZ के चेंज होने की वजह से ही मॉनसून आता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा बिकॉज ऑफ विच मॉनसून कम, ऑप्शन में दिया जाएगा ITCZ, ठीक है, पोलर विंड, ठीक है, वेस्टर्लीज, ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आंसर क्या होगा? ITCZ। ITCZ क्योंकि मई में इंडिया पे आ जाता है, इसलिए होता है। क्लियर है? अब हमें एक वर्ड और पढ़ना है, जो वर्ड है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और दूसरा वर्ड है जेट स्ट्रीम। ये बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं और इसको समझना है। देखो, जेट स्ट्रीम का सबसे ज्यादा जो इन्वेंशन हुआ या हमें दुनिया में पता लगी, वो पता लगी वर्ल्ड वॉर के टाइम में। हुआ क्या, जो यूएसए था ना, वो जापान पे हमला करना चाह रहा था। तो जब यूएसए जापान पे हमला करना चाह रहा था, तो वो एक बात नोटिस कर रहा था कि जो बॉम्ब गिर रहा है ना, वो बहुत ज्यादा पीछे जाके गिर रहा है, बहुत ज्यादा पीछे जाके गिर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं थी वो इतनी तेज थी कि वो जेट की स्पीड में चल रही थी। जो हवाएं थी वो जेट की स्पीड में चल रही थी। तो अगर ये जो प्लेन है, इनकी स्पीड तो डबल हो जाएगी। अगर मान लो ये जेट है और जेट को जेट की हवाएं मिल रही हैं, बहुत तेजी से हवाएं मिल रही हैं, तो भैया जेट की स्पीड डबल हो जाएगी। तो जहां बॉम्ब गिरना चाहिए था वहां बॉम्ब नहीं गिर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यूएसए बड़ा परेशान हो गया कि यार बॉम्ब कैसे गिरे। तो इन्होंने क्या करा, अपने इंजन ऑफ कर दिए। तो जो जेट की ओरिजिनल स्पीड थी ना, उसी स्पीड पे बॉम्ब गिर पा रहे थे अब। क्लियर है? और तब हमें पता लगा कि विंड चलती है जिसका जो ना बहुत तेजी से चलती है, करीबन 2000 किलोमीटर के आसपास चलती है, और ये जो स्पीड है, ये स्पीड जेट के बराबर है। तो उसका नाम रख दिया जेट स्ट्रीम। पर ये जेट स्ट्रीम होती कहां है, जरा समझो। जेट स्ट्रीम जो होती है वो ट्रोपोस्फेरिक लेयर होती है हमारी एटमॉस्फेयर की, जहां पर वो एकदम एंड होने पे आती है ना, और स्ट्रेटोस्फेयर जहां शुरू होती है उसके ऑलमोस्ट मिडल में होती है। देखो, स्ट्रेटोस्फेयर यहां से शुरू हो रही है, पर उससे थोड़ा सा नीचे जाके वहां से शुरू होती है जेट स्ट्रीम। क्लियर है? अब जेट स्ट्रीम जो होती है ना, वो धरती पे दो जगह होती है। एक तो होती है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, यहां पर देखो देखो, ये रहा यहां पर। और एक रीजन पे होती है पोलर रीजन पे। कहां पर होती है? पोलर रीजन पे। अब सवाल ये आता है, सर ये जेट स्ट्रीम कब कब चलती है? जेट स्ट्रीम पूरे साल चलती है। दोबारा बोल रहा हूं, जेट स्ट्रीम पूरे साल चलती है। क्लियर है? बिल्कुल सर, बात समझ में आ रही है। अच्छा, जेट स्ट्रीम पूरे साल चलती है। पर ये जेट स्ट्रीम चलती कैसे है? देखो, जेट स्ट्रीम को थोड़ा सा हम शायद यहीं पर पॉज रखेंगे थोड़ा। पहले हम वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस को समझेंगे कि वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस होता क्या है। देखो, पहले वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस को अगर तुम्हें समझना है ना, तो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस के पहले फायदे समझ लो जो एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि इंडिया जो है आज भी एग्रीकल्चर कंट्री है, और जो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होती है इंडिया में, उससे राबी क्रॉप हम उगा पाते हैं। अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ना आए तो इसका मतलब यह है कि हम उगा ही नहीं पाएंगे राबी क्रॉप। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती क्या है मैं समझाता हूं। मॉनसून से पहले की जो बारिश होती है, दोबारा बोल रहा हूं, मॉनसून से पहले की जो बारिश होती है उसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। और ये वेस्ट से आती है, मतलब कहां से आती है? ये मेडिटेरियन सी से आती है, और ये फिर इंडिया में ठंडी हवाएं, भाई यहां पर होता है हाई प्रेशर, और इंडिया में अप्रैल मई जून वाले टाइम में होता है लो प्रेशर। तो जैसे यहां पर लो प्रेशर है तो यहां पर हाई प्रेशर था, ऐसे ही यहां पर समुद्र में भी एक हाई प्रेशर बैठता है। तो ये अपनी सारी हवाएं इधर भेजने की कोशिश करता है कि भैया यहाँ की जो गर्मी है वो शांत हो सके। क्लियर है? सिंपल रूल। बात समझ में आ रही है? हाँ सर बिल्कुल आ रही है, तो कॉमन सी बात है। तो ये जो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस है ये यहां से आती है। अब जरा आप ध्यान से देखो मैप को, जो मैं आपको दिखा रहा था। अगर आप देखोगे तो सेम डायरेक्शन में जेट स्ट्रीम भी आ रही है। दिख रहा है आपको? हाँ सर आ रही है। सेम डायरेक्शन में जेट स्ट्रीम आ रही है और सेम डायरेक्शन में वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस आ रही है। अब सवाल ये आता है क्या जेट स्ट्रीम और वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस सेम चीज है? द्वारा पूछता हूं, सवाल ये आता है कि जेट स्ट्रीम और वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस का सेम चीज है? नहीं। जेट स्ट्रीम जो होती है बहुत हाई एल्टीट्यूड पे होती है, मतलब 15-20 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। ठीक है? वहीं वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस अराउंड 8 से लेकर 10 किलोमीटर के बीच में होती है।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है, समझ रहे हो? ये बात क्लियर है। और वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस आती क्यों है, ध्यान समझो। वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस इसलिए आती है क्योंकि इंडिया में अप्रैल मई जून के टाइम लो प्रेशर बैठ रहा है। अप्रैल मई जून के टाइम लो प्रेशर बैठ रहा है। अगर लो प्रेशर बैठ रहा है तो यहाँ पर ठंडी हवाएं कहाँ जाएंगी, गर्म की तरफ जाएंगी। ठंडी हवाएं कहाँ जाएंगी, गर्म की तरफ जाएंगी। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब जेट स्ट्रीम कैसा नहीं है, जेट स्ट्रीम जो चलती है वो थ्रू आउट द ईयर चलती है, उसको फर्क नहीं पड़ता कहाँ गर्मी है कहाँ सर्दी है। क्लियर है? नाउ एक बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उसका मतलब समझो। जो हवाएं वेस्टर्न से चल रही हो, मतलब यहां से चल रही हो और इंटरप्ट कर रही हो, ट्रबल कर रही हो, डिस्टर्ब कर रही हो जो नॉर्मल रीजन है। क्लियर है? देखो मानसून यहां पर आना ही था पर उससे पहले बारिश आ गई। क्लियर है? चलो यहां तक की बात समझ में गई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ना बड़ी खतरनाक होती है, बहुत ज्यादा खतरनाक। जैसे आप अप्रैल 26 2020 का टाइम देखोगे तो आपको यहां पर मिलेगा कि बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बाढ़ आ गई दिल्ली में। ठीक है ना, ये आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाला सीन। उससे पहले आप और देखो उत्तराखंड 2013 वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस की वजह से 2013 में फ्लड आ गया। ठीक है, तो अगर गर्मी ज्यादा हो जाती है तो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस आ जाती है। ये इसका एक सबसे बड़ा फायदा भी है, ड्रॉबैक भी है। अगर मान लो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बारिश हो गई तो बाढ़ आ जाती है यहाँ पर इंडिया में, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका। अदरवाइज ये राबी क्रॉप के लिए बड़ी फायदेमंद होती है। क्लियर है? याद कर लेना। ठीक है, राबी क्रॉप मतलब वीट, गेहूं। बात समझ में आ रही है? नाउ यहां तक की बात हो गई होगी। नाउ अब एक सवाल आपसे पूछता है कि वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस आती कहां है, तो ये आती है सब ट्रॉपिकल रीजन में। सब ट्रॉपिकल रीजन से ही ओरिजिन होती है। नहीं याद आ रहा? ये देखो मैं तुम्हें फोटो दिखाई दे दूं, फोटो ध्यान से देखते हो, कहां से आता है? सब ट्रॉपिकल रीजन से। ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन में ही जेट स्ट्रीम होती है और सब ट्रॉपिकल रीजन में ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है। अब मुझे तुम दोबारा बताओ, मैंने तुम्हें बताया था कि वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस और जेट स्ट्रीम में फर्क क्या है। जेट स्ट्रीम का एल्टीट्यूड हाई होता है अराउंड 18 किलोमीटर और जो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस होता है उसका एल्टीट्यूड कम होता है 8 से लेके 10 किलोमीटर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है सर। यहां तक की बात तुम्हें समझ में आ गई? हम सब थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये सवाल उठता है कि जेट स्ट्रीम बनती कैसे। जेट स्ट्रीम बनती कैसे? देखो अभी मैं ना तुमको ये नहीं बता रहा हूं ये चीजें क्या है, मैं तुमको भी ये नहीं बता रहा हूं पोलर सेल क्या होता है, फेरल सेल क्या होता है, हेडलेस सेल क्या होता है, मैं ये कुछ भी नहीं बता रहा हूं तुम्हें। दोबारा बोल रहा हूं, कुछ नहीं बता रहा हूं, बस मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जेट स्ट्रीम पैदा कैसे होती है। अब जरा मुझे बताओ यहां पर कहां लिखा है सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल कहां लिखा है? देखो ये रहा, दिख रहा है? सब ट्रॉपिकल में आपको दिख रहा है कि दो हवाएं एक साथ आ रही हैं। हाँ, ये जो दो हवाएं एक साथ आ रही है ना, इन्हीं को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम कहते हैं। अभी कैसे दो हवाएं बन रही हैं इस बारे में बाद में बात करेंगे, पर ये दो हवाएं जो मिलती हैं फेरल सेल की और हेडलेस सेल की, उन्हीं को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। अभी इतना याद कर लो, मैं समझाऊंगा कैसे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब मुझे सिंपल आपसे एक सवाल पूछता जाऊंगा, तो मुझे बस हाँ ना में जवाब देते रहना। ठीक है, मेरा सवाल है कि ये वाली जो हवाएं हैं जो इंडिया में आ रही हैं, देखो कहां से आ रही हैं? वेस्ट से आ रही हैं ईस्ट की तरफ। ये कौन सी है? ठीक है, ये कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है सर? ये जो है ये वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस है। वेरी गुड। वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस क्यों आया? क्योंकि लो प्रेशर बना हुआ था कहां पर? इंडिया में, इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। क्लियर है? हाँ सर, इसलिए आया। बात एकदम क्लियर है। क्यों आया? क्योंकि मेडिटेरियन सी में क्या था? हाई प्रेशर, और इंडिया में क्या था? लो प्रेशर। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल आ रही है। बात क्लियर है? ओके। अब एक सवाल और है जो आपसे मुझे पूछना है। मुझे ये पूछना है कि कौन से मंथ में वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस आएगी। जरा मुझे चेक के बताओ, क्या इस वाले मंथ में वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस आएगी इस टाइम पीरियड में? हाँ कि ना? यस। अब एक सवाल है कि इस वाले पीरियड ऑफ टाइम में क्या जेट स्ट्रीम आएगी? हाँ। इस वाले पीरियड में जेट स्ट्रीम आएगी? हाँ। क्या इस वाले पीरियड में जेट स्ट्रीम आएगी? हाँ। क्यों जेट स्ट्रीम आएगी? जेट स्ट्रीम पूरे साल चलती है, पर जो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस है वो इस वाले पीरियड में ही चलती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, मैंने कई बार रिपीट किया। ठीक है, दोबारा देख लो। मेडिटेरियन सी क्या होता है? समुद्र है तो ठंडा है, और यहां पर अप्रैल मई जून वाले टाइम में क्या होता है? गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है, तो पानी यहां से उठ के कहां जाता है? यहां जाता है। सिंपल, इसे कहते हैं वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे टेम्परेट रीजन क्या होता है और कौन सी डिग्री से लेकर कौन सी डिग्री तक आता है, ये आप बताओगे।
मैंने यहाँ पर देखो हर जगह कई बार लिखा होता है टेम्परेरी रीजन, टेम्परेरी रीजन, पता है तुमने नोटिस किया कि नहीं किया? बार बार मैं टेम्परेरी रीजन लिख रहा हूँ। अब तुमको बताया टेम्परेरी रीजन क्या होता है, ठीक है? इंतजार करता हूँ कमेंट सेक्शन में डालना। यहाँ तक की बात होगी, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ अब समझ में आता है कि वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस कौन कौन से कंट्रीज को पास करते हुए आता है, ठीक है? ये आपको बताना है। यहाँ पर यूरोप के कौन सी कंट्री हैं, पर एशिया की बात करें तो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया। यूरोप के कंट्रीज आप मुझे बताएंगे कि कौन से यूरोप के कंट्रीज हैं जिससे ये पार करके आता है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? अब आते हैं हम प्रॉपर मॉनसून वाले टाइम पे, ठीक है? ये सब वही लिखा है जो मैंने आपको बताया था, आई विल नॉट वेस्ट टाइम। अब आता है प्रॉपर मॉनसून वाले टाइम पे। देखो मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ, एक बार एनिमेशन देखो आप, और एनिमेशन देख के ना आपको एक बार रिफ्रेश हो जाएगा, और जैसे ही आपको रिफ्रेश होगा ना फिर आपको हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है? देखो जरा। सबसे पहले समझते हैं मॉनसून को। मॉनसून दरअसल एक अरेबिक वर्ड है जिसका ओरिजिन मौसम वर्ड से हुआ है। इस वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है सीजन ऑफ विंड्स। इवन मीटियोरोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में भी मॉनसून एक ऐसा विंड्स सिस्टम है जो एक साल में अपना डायरेक्शन चेंज कर रिवर्स डायरेक्शन में बहने लगता है। मॉनसून विंड्स द्वारा इन्फ्लुएंस्ड क्लाइमेट को मॉनसून टाइप क्लाइमेट कहते हैं। इंडिया का क्लाइमेट भी मॉनसून टाइप क्लाइमेट ही है। खैर, मॉनसून टाइप क्लाइमेट को हम बाद में देखेंगे, पहले मॉनसून को थोड़ा और डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। मॉनसून केवल इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड के कई लोकेशंस में जैसे साउथ ईस्ट एशिया एटसेट्रा में भी देखने को मिलता है। लेकिन आज के हम इस डिस्कशन को मेनली इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही लिमिट रखेंगे। इंडियन मॉनसून विंड्स मेनली दो तरह के होते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून जून से सितंबर के। अब आप पहले मुझे बताओ, अभी आंसर ऐसे बोल दिया इसमें, पर फिर भी पूछता हूँ, साउथ वेस्ट मॉनसून कौन से मंथ में आता है और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कैसे आता है? ये आंसर दे रहा है, ठीक है, मेरा भाई आंसर दे रहा है यहाँ पर, बट तुमको खुद बताना है क्या है। क्लियर है? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। मंथ्स में पाया जाता है और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इस टाइम पीरियड में बारिश मेनली इसी मॉनसून विंड्स के कारण होती है। इसके विपरीत नॉर्थ ईस्ट मॉनसून अक्टूबर से नवंबर के मंथ्स में देखा जाता है। इसे रिट्रीटिंग मॉनसून से भी जाना जाता है। इससे मॉनसून विंड्स से केवल तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स में ही बारिश होती है। फॉर्मेशन ऑफ मॉनसून। मॉनसून एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मीटियोरोलॉजिकल फिनोमेना है जिसे अभी तक मीटियोरोलॉजिस्ट्स बिल्कुल सटीक तरीके से समझ नहीं पाए हैं। मॉनसून को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट्स द्वारा कई सारे थ्योरीज दिए गए हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी अभी तक इसे सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। मॉडर्न थ्योरी के अनुसार मॉनसून के फॉर्मेशन कई सारे फैक्टर्स की वजह से होते हैं। आइए इन फैक्टर्स को एक एक करके समझते हैं। मॉनसून के फॉर्म होने के पीछे सबसे पहला रीजन है लैंड और वाटर की डिफरेंशियल हीटिंग। जी हाँ, लैंड वाटर के मुकाबले जल्दी गर्म और ठंडा हो जाता है और इस वजह से लैंड और ओशन के बीच एक प्रेशर गैप क्रिएट होता है और यही गैप विंड्स के एनुअल रिवर्सल का कारण बनता है। मॉनसून फॉर्मेशन के लिए दूसरा सबसे बड़ा कारण है शिफ्टिंग ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ क्या होता है। ITCZ इक्वेटर के नजदीक एक लो प्रेशर बेल्ट होता है जहां ट्रेड विंड्स आपस में कन्वर्ज हो जाती हैं और इस कारण इसे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है। अगर आपको याद होगा, हमने अपने साइक्लोन वाली वीडियो में भी ITCZ का जिक्र किया था। आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। जून जुलाई मंथ्स में ITCZ इंडिया के नॉर्थ में तिब्बतन प्लेटो के पास शिफ्ट हो जाती है जिससे मॉनसून विंड्स और भी स्ट्रांग होती है। सिमिलरली अक्टूबर नवंबर के मंथ्स में यही ITCZ इक्वेटर के साउथ में शिफ्ट हो जाती है जिससे इंडियन सबकॉन्टिनेंट से रिट्रीट हो रहे विंड्स को मजबूती मिलती है। मॉनसून फॉर्मेशन के लिए तीसरा रीजन है तिब्बतन प्लेटो का हीटिंग। तिब्बतन प्लेटो एक जाइंट हाई एल्टीट्यूड प्लेटो है जो साउथ वेस्टर्न चाइना में लोकेटेड है। मार्च से जून के महीने में ये हाई एल्टीट्यूड प्लेटो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है जिसकी वजह से इसके ऊपर एक लो इंटेंस प्रेशर जोन क्रिएट होता है और इसे इंडियन ओशन से वाटर वेपर से भरी विंड्स तिब्बतन प्लेटो पर बने लो प्रेशर की ओर रश करते हैं। इसे ही साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स कहते हैं। अपने कोर्स के दौरान ये विंड्स कूल होती हैं और इससे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बारिश होती है।
इन सब के अलावा एक और फैक्टर है जो मॉनसून के फॉर्मेशन में एक अहम भूमिका निभाता है और वो है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम एक रैपिडली मूविंग हाई एल्टीट्यूड विंड सिस्टम है जो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जिग-जैग पाथ में मूव करते हैं। वैसे तो जेट स्ट्रीम का मॉनसून फॉर्मेशन में एग्जैक्ट रोल का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन मॉनसून के ऑनसेट के साथ जेट स्ट्रीम्स का एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। मॉनसून का ऑनसेट होने का टाइम जेट स्ट्रीम के सबकॉन्टिनेंट से विड्रॉवल पर डिपेंड करता है। जैसे ही जेट स्ट्रीम नॉर्दर्न इंडिया से विड्रॉ होना शुरू होती है, वैसे ही धीरे धीरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंडियन मॉनसून विंड्स का एडवेंट होता है। इन सब के अलावा कुछ पीरियोडिक मेटेरोलॉजिकल फिनोमेनास जैसे कि इंडियन ओशन डिपोल, एल नीनो और ला नीना एटसेट्रा भी मॉनसून फॉर्मेशन और रिट्रीटिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। एल नीनो के समय मॉनसून विंड्स में अच्छा भाई, एल नीनो हम बाद में बात करेंगे, बट आई थिंक आप इतना समझ होगे, एल नीनो को छोड़ दो, अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। चलो अब मॉनसून पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता लग गया भैया जो साउथ वेस्ट मॉनसून आता है वो कहाँ, समर मॉनसून कहते हैं, समर सीजन कहते हैं, समर मॉनसून के टाइम में आता है। जो समर सीजन मतलब, सॉरी दोबारा बोलता हूँ, समर सीजन जब खत्म होता है ना तब फिर मॉनसून आता है। मंथ क्या है, जून टू सितंबर। अब भैया देखो सबसे पहले मॉनसून कहाँ आता है, तो वो आता है केरला में। ध्यान रखो, सबसे पहले मॉनसून की जो मुलाकात होती है साउथ वेस्ट मॉनसून की, वो कहाँ होती है, केरला में। तुम्हें पता है काफी कुछ, ठीक है। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में भी जाता है और कुछ कंट्रीज बांग्लादेश जैसे और म्यांमार जैसे देश में भी जाता है, नॉर्थ ईस्ट में भी जाता है। क्लियर है। इस साउथ वेस्ट मॉनसून के कारण ही हमारे इंडिया में सबसे बड़ा डेजर्ट बनता है थार। क्यों बनता है थार, क्योंकि यहाँ पर एक पहाड़ है अरावली रेंज। तो क्या होता है, पहाड़ की वजह से ना ये मॉनसून ना इसको क्रॉस नहीं कर पाते, ये मॉनसून यहाँ पर आके टकरा के रह जाते हैं। टकराने के बाद क्या करते हैं, वो ऐसे चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पहाड़ है, और जब तक पहाड़ होंगे ये जंप नहीं मार सकते। क्लियर है। तो टकरा के सीधे होने शुरू कर देते हैं, ये होता है इसके साथ। बात समझ में आ रही है, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मुझे बताओ, जब मैं बात कर रहा हूँ वेस्टर्न घाट की, क्या बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न घाट की। वेस्टर्न घाट समझते हो कहाँ पर है, देखो ये बात है वेस्टर्न घाट की। तो वेस्टर्न घाट में मानसून की वजह से बारिश होगी, हाँ होगी सर, ठीक है। और वेस्टर्न घाट में मानसून की वजह से जो बारिश होगी तो ऐसी होगी कि यहाँ से समुद्र से पानी उठा और फिर नीचे से ऊपर उठा, ठीक है। और जो नीचे से ऊपर उठा तो यहाँ पर पहाड़ मिल गए उसे, तो बारिश कहाँ पर होगी, पहाड़ों पे होगी। और जो दूसरा पोर्शन होगा वो रेन शेडो रीजन बन जाएगा। क्लियर है, ये आपको बात पता होनी चाहिए। अब सवाल ये आता है आपके लिए कि लीवर्ड साइड कौन सी होती है, लीवर्ड साइड कौन सी होती है, ये वाली या ये वाली, ये आपको बताना है। और मैंने आपको शुरुआत में एक इसके इफेक्ट का नाम बोला था कि इस चीज को, ये जो होता है कि एक जगह बारिश ज्यादा हो रही है, दूसरी जगह एकदम सूखा पड़ा है, इसको टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालोगे, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। नाउ अब आता है रिटेटिंग मॉनसून। रिटेटिंग कुछ नहीं है भाई, रिटेटिंग मतलब क्या है कि अब जो जुलाई से लेके सितंबर तक का पार्ट था, यहाँ पर मॉनसून आने का काम कर रहा है। अब सितंबर के बाद से मॉनसून वापस जाएगा, ऐसे मॉनसून ऐसे जाएगा। अब मॉनसून कैसे जाएगा, देखो जरा, मॉनसून क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर बन चुका है हाई प्रेशर और यहाँ बन चुका है लो प्रेशर, तो लो प्रेशर हाई प्रेशर को खींचेगा और तब यहाँ से मॉनसून वापस होते हुए जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? दिस इज द होल मॉनसून टॉपिक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में। चलिए अब एल नीनो और ला नीनो के बारे में पढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यहाँ का, और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। देखो जरा क्या सीन है, ठीक है। तो हम एक वीडियो के थ्रू समझेंगे कि भैया ये क्या चीज है। देखो दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि इंडियन फार्मर्स को डिक्रीज्ड रेनफॉल से होने वाले डिस्ट्रेस से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। WMO ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में होने वाले डिक्रीज्ड रेनफॉल की वजह पैसिफिक ओशन में होने वाले एल नीनो ऑसिलेशन को बताया है। देखो भैया यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी बात करेंगे एल नीनो ऑसिलेशन होता क्या है। पर अगर हिंदुस्तान में कम बारिश हो रही है, ठीक है, या मैं कहूं साउथ ईस्ट नेशन में ऐसे भी बोलूं, मतलब इंडोनेशिया सिंगापुर वाला जो एरिया है, यहां पर कम बारिश हो रही है, इसका कारण क्या है, एल नीनो ऑसिलेशन। याद रखना ये बात बेटा, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यही एग्जाम में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला पैसिफिक ओशियन में होने वाले कोई वेदर फेनोमेनन इंडिया के रेनफॉल को कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं। बट ये बात सही है कि एल नीनो ऑसिलेशन का इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मॉनसून पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है।
इनफैक्ट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब कि आईएमडी द्वारा रिलीज्ड डेटा के अनुसार बीते 123 ईयर्स में इंडिया को करीब 22 टाइम्स एल नीनो सिचुएशन फेस करना पड़ा है, जिसमें 16 टाइम्स तो इंडियन मॉनसून कंसिडरेबली वीक हुई थी और इंडिया को भारी ड्रॉट लाइक कंडीशंस का सामना करना पड़ा था। दूसरा हिंट देखो, वो ये तक कह रहे हैं कि अगर एल नीनो हुआ, ध्यान सुनो बेटा, ये पूछा जाता है कि अगर ड्रॉट लाइक सिचुएशन हुई मॉनसून पीरियड ऑफ टाइम में, दोबारा बोल रहा हूं, ड्रॉट लाइक सिचुएशन हुई मॉनसून पीरियड ऑफ टाइम में, बिल्कुल ना के बराबर बारिश हुई, तो वो जो ड्रॉट लाइक सिचुएशन हुई किस वजह से होगी? एल नीनो की वजह से। दोबारा बता रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के एक ही चीज की एग्जाम में पूछी जाती है, ये चीज, ठीक है? चलो यहाँ तक की बात हो गई क्लियर, आगे देखो जरा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर एल नीनो या ला नीना है क्या और इन दोनों का इंडियन सबकॉन्टिनेंट के वेदर पर क्या असर पड़ता है? द प्रोसेस। एल नीनो और ला नीना दो लैटिन वर्ड्स हैं। एल नीनो का मतलब है द लिटिल चाइल्ड और ला नीना का सिंपली मतलब है द लिटिल गर्ल, और ये दोनों एक ही साइकिल के पार्ट हैं जिसे हम लोग एल नीनो ऑसिलेशन यानी एन्जो कहते हैं। इवोल्यूशन ऑफ एल नीनो एंड ला नीना। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर एल नीनो और ला नीना का इवोल्यूशन हुआ कैसे? इन दोनों टर्म्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें पैसिफिक ओशियन की ओशिनो वेदर कंडीशंस को समझना होगा। नॉर्मल कंडीशंस में पेरू कोस्ट से वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन की तरफ ट्रेड विंड्स चलती है। अब समझो, इसने बोला है ट्रेड विंड। ट्रेड विंड क्यों चलती है? अगर आप ये वाला रीजन देखोगे, ये इक्वेटर के पास वाला रीजन है, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास वाला रीजन है। तो इस वाले रीजन पे क्या चलती है? ट्रेड विंड। ट्रेड विंड की डायरेक्शन क्या होती है? याद करो, मैंने बताई थी, ये होती है ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट, ये क्या है? यहां से ईस्ट है, ईस्ट की तरफ कहां जा रही है? वेस्ट की तरफ जा रही है। क्लियर है? याद आ रही है बात? तो इसी फॉर्मेट में चलती है। और अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने ITC-Z पढ़ाया था। ITC-Z में कौन सी हवाओं का इस्तेमाल किया जाता था? ट्रेड विंड का। तो ट्रेड विंड कैसी हवाएं? गर्म हवाएं। गर्म हवाएं कहां जा रही है? ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्या बन रहा है? लो प्रेशर। लो प्रेशर बन रहा है तो गर्म हवाएं सारी एक जगह आ रही हैं। समझ लो मेरी बात। अगर लो प्रेशर बन रहा है, लो प्रेशर बनना है तो बारिश कहां होगी? यहां पर ही होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर लो प्रेशर यहां पर बनना है तो हाई प्रेशर कहां बनना होगा? पेरू में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दोबारा बोलता हूं, लो प्रेशर कहां बनना होगा? ऑस्ट्रेलिया में। तो हाई प्रेशर कहां बनना होगा? पेरू में। क्या मेरी बात क्लियर है? अब जरा देखो ये आगे क्या कह रहा है, शायद यही बात कहना चाह रहा है वो। जिससे कि हॉट वाटर स्ट्रीम ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ जाता है, इसलिए वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इसी प्रोसेस की वजह से पेरू कोस्ट पर टेम्परेचर कम हो जाता है और वहां हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ट्रेड विंड्स के इसी डायरेक्शन की वजह से पेरू कोस्टल रीजन में डीप अपवेलिंग होती है, जिससे सी फ्लोर के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल गहराइयों से सरफेस पर आ जाते हैं। ये अपवेलिंग प्रोसेस पेरू के रिच फिशरीज सेक्टर का बहुत बड़ा फैक्टर है। वहीं वेस्टर्न पैसिफिक के ऑस्ट्रेलिया एशिया रीजन में लो प्रेशर होने की वजह से यहां अच्छी बारिश होती है। ये लो प्रेशर रीजन इंडियन मॉनसून को भी स्ट्रेंथन करती है, जिसकी वजह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रेनफॉल होता है। ये तो बात हो गई नॉर्मल कंडीशंस की, लेकिन एल नीनो इवेंट में ये पूरी प्रोसेस रिवर्स हो जाती है। एल नीनो की कंडीशन में पेरू कोस्टल एरिया से वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ जाने वाली ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती है, जिससे हॉट वाटर स्ट्रीम ईस्ट से वेस्ट की तरफ ना जाकर वेस्ट टू ईस्ट की तरफ से फ्लो करने लगती है। एल नीनो इवेंट में वार्म वाटर पेरू कोस्ट पर जमा हो जाता है और इससे पेरू में हाई प्रेशर की जगह लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। एल नीनो के इवेंट में पेरू कोस्ट पर अपवेलिंग सिग्निफिकेंटली वीकेन होने लगती है, जिससे वहां के फिशरीज सेक्टर को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ता है। एल नीनो मॉनसून विंड्स को वीकेन करता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब तुमने अगर मेरी बात ध्यान से सुनी है, ध्यान सुनो। क्या होता है? बहुत ध्यान सुनो मेरी बात, एग्जाम में आती है। अब देखो, यहां पर हो गया हाई प्रेशर, ठीक है, यहां पर हो गया हाई प्रेशर और यहां हो गया लो प्रेशर। तो मुझे बताओ, हवाएं, गर्म हवाएं किस तरफ जाएंगी? इधर। गर्म हवाएं किधर जाएंगी? इधर। दुनिया भर की सारी गर्म हवाएं इधर आएंगी। क्लियर है? अगर दुनिया भर की सारी गर्म हवाएं इधर आएंगी तो बारिश कहां होगी? इधर।
और अगर इधर बारिश हो गई तो बादल कहां से आएंगे? बादल इधर से आएंगे, 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 हर डायरेक्शन से आएंगे। अब जब इधर से बादल आ रहे हैं तो ये सोच के देखो, ये गर्मी इतनी भयानक है कि ये पैसिफिक ओशन के तो बादल लेगी ही लेगी, पैसिफिक ओशन के बादल लेंगी, पर यहां पर जो ये साउथ ईस्ट नेशन है, साउथ ईस्ट नेशन इंक्लूडिंग इंडिया, उसके मानसून वाले बादल भी अपनी तरफ खींच लेगी थोड़े से, ठीक है, जितनी भी उसकी पावर है उसके अकॉर्डिंग, थोड़े से या ज्यादा जो भी है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि जो इंडिया वाला रीजन है, जब वहां पर मानसून होना था तो वहां बादल आए ही नहीं, वहां बादल आए ही नहीं, जिसकी वजह से इंडिया में कम बारिश हुई। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक बार जरा फिर से देखते हैं, ध्यान से देखना। एक साइकिल ऐसी है जिसमें गर्म हवाएं इधर जा रही हैं, गर्म हवाएं इधर जा रही हैं और यहां पर बारिश हो रही है गर्मी होने के कारण, तो वो जो केस है वो है लानिनो, सॉरी, ठीक है। अब एक कंडीशन ऐसी है कि जिसमें जो गर्म हवाएं हैं, इसमें जो गर्म हवाएं हैं वो इधर की तरफ जा रही हैं, देखो गर्म हवाएं इधर की तरफ जा रही हैं, ठीक है, और यहां बन रहा है लो प्रेशर, ठीक है, तो यहां पर ही बादल आएंगे और यहीं बारिश होगी और यहां क्या रहेगा? हाई प्रेशर। क्लियर है? ये वाला है एल नीनो, ये वाला खतरनाक है। इसमें क्या हो गया, हमारे सारे बादल उठ के इधर चले गए, सारे बादल उठ के इधर चले गए, जिस चक्कर में इंडिया की तरफ बादल कम रह गए, जिससे बारिश कम हुई। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब एक बात समझो, हमेशा याद रखो, बहुत ध्यान सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से, एग्जाम पूछा आता है, जब भी यहां पर हाई प्रेशर बनेगा तो यहां पर फिशरी की पोजीशन बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है, पेरू में, ये इसने बोला भी था अभी, हाई प्रेशर में फिशरी की पोजीशन बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि जो नीचे का मटेरियल होता है, जो भी नीचे के मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, वो सब ऊपर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अगर बारिश नहीं होगी तो आंधी तूफान नहीं आएंगे, आंधी तूफान नहीं आएंगे तो सरफेस जो है ना वो एकदम स्मूथ रहेगी, सेटल रहेगी, उसमें कोई हलचल नहीं होगी, हलचल नहीं होगी तो मछलियां ऊपर आएंगी, मछलियां ऊपर आएंगी तो उनको जाल से पकड़ा जा सकता है आराम से। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पेरू को सबसे ज्यादा नुकसान कब होता है? पेरू को सबसे ज्यादा नुकसान कब होता है? जब एल नीनो आ जाता है, उसको नुकसान होता है फिशरी का, और हमें नुकसान होता है मानसून का। मानसून नहीं देता हमें बारिश। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। तो भैया अब आगे चलो ना, जमा हो जाता है और इससे पेरू में हाई प्रेशर की जगह लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। एल नीनो के इवेंट में पेरू कोस्ट पर अपवेलिंग सिग्निफिकेंटली वीकेन होने लगती है, जिससे वहां के फिशरीज सेक्टर को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ता है। एल नीनो मॉनसून विंड्स को वीकेन करता है, जिसकी वजह से साउथ ईस्ट एशिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कंसिडरेबली लेसर रेनफॉल देखने को मिलता है। आईएमडी के डेटा के अनुसार इंडिया में 1902, 1905, 1951, 1965, 1972, 1982, 1987, 2002, 2004, 2009 और 2015 में हुए एल नीनो इवेंट के कारण 20% से भी कम रेनफॉल देखने को मिला था। वहीं वेस्टर्न पैसिफिक ओशन रीजन की बात करें तो रिवर्स ट्रेड विंड्स के कारण यहाँ हाई प्रेशर जोन्स क्रिएट हो जाते हैं, जिससे यहाँ के रेनफॉल पैटर्न बुरी तरह से अफेक्टेड होती हैं। यहाँ पे भी नोटवर्दी है कि एल नीनो कोई रेगुलर साइकिल नहीं है, ये लगभग 2 से 7 साल के बीच में होने वाला। अब देखो बेटा, यहाँ पर भी एक सवाल आता है, क्या एल नीनो रेगुलर साइकिल है? इज इट अ पीरियोडिक साइकिल, नॉन पीरियोडिक साइकिल, ठीक है, क्वार्टरली साइकिल, ठीक है, डिकेड साइकिल, किस टाइप की साइकिल है? भैया नॉन पीरियोडिकल है, कभी कोई तय नहीं कर सकता कब होगा ये। क्लियर है? कोई तय नहीं कर सकता कब होगा ये, तो भैया नॉन प्रेडिक्टेबल है, ये नॉन पीरियोडिकल है ये। आई थिंक अब बात समझ में आ गई। एग्जाम में क्वेश्चन आया है डायरेक्टली, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना बेटा इस बात का। आगे देखो, वेदर इवेंट है। साइंटिस्ट अभी तक एल नीनो ऑसिलेशन के प्रोसेस और इसका मॉनसून के साथ कोरिलेशन को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। एल नीनो के बाद लानिना की कंडीशन को देखें तो ये एल नीनो का बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशन है। इसमें पेरू से एशिया पैसिफिक की तरफ चलने वाली ट्रेड विंड्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इससे ईस्ट टू वेस्ट के ज्यादा से ज्यादा एरिया पर लो प्रेशर और पेरू कोस्टल रीजन में अपवेलिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। लानिना के इवेंट पर इंडियन मॉनसून विंड्स और भी स्ट्रांग हो जाती है और रिजल्टेंटली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एवरेज के कंपैरिजन में
सिग्निफिकेंटली हायर रेनफॉल होता है. इम्पैक्ट ऑन इंडियन क्लाइमेट, एग्रीकल्चर एंड अदर सेगमेंट. ये वाला हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. ठीक है. आई होप इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया हो, पढ़ने में बहुत अच्छा लगा हो. अपने ना कमेंट जरूर देना यार. मेरे पास व्यूज कम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर तुम्हारे कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. व्यूज तो आज कम है, कल ज्यादा हो जाएंगे, पर तुमने अगर आज कह दिया ना क्लास में मजा आ गया, तो यार दिन बन जाएगा मेरा. तो प्लीज बताना जरूर क्लास कैसी लगी. और इस क्लास की मैं तुम्हें पीडीएफ और टेस्ट दोनों टेलीग्राम पे फ्री में दे रहा हूं, और इसका लिंक टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो जाके उसको ज्वाइन जरूर करो. आपसे अगली वीडियो में. जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय.